इस वक्त इस सवाल का जवाब तलाशेंगे कि क्या यूपी में बुआ और बबुआ के गठबंधन में कांग्रेस अब घुसपैठ करेगी। पहला अवसर है जब सिर्फ एक व्यक्ति के विरोध में सब एकजुट हो रहे हैं। ये सारे मिलकर अब देश में एक मजबूर सरकार बनाने में जुट गए। सपा को कांग्रेस पार्टी के साथ चुनावी गठबंधन करने से कोई खास लाभ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि इस मामले में हमारा अभी तक का अनुभव ये रहा है कि इनके साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ने से हमें छोड़ी गई सीटों पर इस पार्टी का अपना अधिकांश वोट ट्रांसफर नहीं होता है। कांग्रेस का शहजादा हो, बंगाल की दीदी हो, आंध्र प्रदेश के बाबू हो, उत्तर प्रदेश की बहन जी हो, सब दिल में इच्छा रखते हैं और सबकी तलवारें चुनाव के बाद निकलेगी। उत्तर प्रदेश में अगर इस प्रकार की बातें आई है तो मायावती जी और अखिलेश जी को सोचना पड़ेगा। कांग्रेस एक पक्ष है, कांग्रेस को इस तरह से नेगलेक्ट करेंगे तो कहीं घाटा होगा और इसके चलते फिर भाजपा को फायदा हो जाएगा। गठबंधन बिना प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का अधूरा है और भारतीय जनता पार्टी को प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, छोटे जो दल हैं, सेकुलर लोग हैं, यही भारतीय जनता पार्टी को हटा सकते हैं। लोकसभा चुनावों में अब 100 दिन से भी कम का वक्त बचा है। ऐसे में हर पार्टी, हर मोर्चे ने अपनी अपनी चुनावी तैयारियां फाइनल करना शुरू कर दिया है। नए साथियों की तलाश हो रही है, पुराने दोस्तों से बात की जा रही है, नए गठबंधन पर मुहर लग रही है, पुरानी दोस्ती पर रंग रोगन हो रहा है। हर दांव चले जा रहे हैं। सियासी तौर पर सबसे महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश में इन दिनों सबसे ज्यादा सियासी सरगर्मी देखी जा रही है। कल ही 25 साल पुराने सियासी दुश्मनों ने दोस्ती की नई इबारत लिखी है। 2019 में बीजेपी का विजय रथ रोकने के लिए समझौता किया है, सीटों का सौदा हुआ है, लेकिन समाजवादी पार्टी और बीएसपी के इस गठबंधन में कांग्रेस को जगह नहीं मिली। बावजूद इसके कांग्रेस ने यूपी में गठबंधन की उम्मीद अभी छोड़ी नहीं है। हाथ को लगता है कि अभी भी सियासी साथ की गुंजाइश बाकी है। कांग्रेस के नेता पी चिदम्बरम ने कहा है कि ये गठबंधन आखिरी नहीं है, चुनाव आने तक इस गठबंधन पर फिर से विचार हो सकता है। यूपी में एक बड़ा गठबंधन होगा और अगर जरूरी हुआ तो कांग्रेस अपने दम पर यूपी में चुनाव लड़ेगी। गैर बीजेपी दलों का जो भी गठबंधन बन रहा है उसके निशाने पर सिर्फ एक व्यक्ति है। आप समझ गए होंगे। कल खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा, कांग्रेस के विरोध में जन्म लेने वाले दलों ने भी अब सिर्फ एक व्यक्ति को हराने के लिए कांग्रेस के आगे ही सरेंडर कर दिया है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या बुआ और बबुआ के गठबंधन में कांग्रेस करेगी घुसपैठ। दूसरा सवाल यह है कि यूपी में हाथ मांगे मायावती, अखिलेश का साथ। तीसरा सवाल ये, साइकिल पर सवार हाथी, कांग्रेस का आखिर कौन बनेगा साथी। मोदी के डर ने यूपी में गठबंधन बना दिया है क्या? ये महत्वपूर्ण सवाल है। इस गठबंधन के पीछे सवाल यही उठ रहा है। पीएम मोदी के लिए बबुआ को बुआ कबूल आखिरकार, तो ये बड़े सवाल हैं जो इन चर्चा में हम तलाशने की कोशिश करेंगे। हालांकि गठबंधन हो चुका है, कल इस बात का ऐलान हो चुका है, इस पर खूब चर्चा भी हुई है, लेकिन अभी बेसिक बातें हैं कुछ इस गठबंधन को लेकर, यूपी के सियासी समीकरणों को लेकर। क्या उन्हें समझने की कोशिश हम आज कर पाएंगे, क्योंकि सभी पार्टी के लीडर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अगर एक दूसरे को ओवरलैप ना करें और अगर आज वो लोग लड़ाई ना करें तो हम समझने की कोशिश करेंगे। कौन कौन जुड़ा है मेरे साथ, फटाफट आपका परिचय मैं करवा देती हूँ। मेरे साथ है संजय अग्रवाल, नेता समाजवादी पार्टी, जुड़ चुके हैं। नईम अब्बास हमारे साथ, नेता बीएसपी, जुड़ चुके हैं। रोहित चहल बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अलीमुद्दीन खान साहब राजनीतिक विश्लेषक हैं, जुड़ चुके हैं मेरे साथ। टीआर रामचंद्रन वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। और शुरुआत मैं करूंगी, नईम अब्बास आपसे मेरा सवाल है, आस कांग्रेस की टूटी नहीं है, लेकिन मायावती ने कल ही ये कह दिया कि कांग्रेस ने तो घोषित इमरजेंसी की थी, लेकिन बीजेपी में तो अघोषित इमरजेंसी है। तो क्या कांग्रेस को आपसे आस रखनी चाहिए?
नहीं, अभी कोई गुंजाइश ही नहीं है देखिए कांग्रेस को साथ रखने की या उनको कोई लेने की। और एक बात बहुत बार बार दोहराई जा रही है और हमारे पीएम ने भी दोहराई है कि एक व्यक्ति को हराने के लिए सब लोग इकट्ठा हो गए। तो आप उनको ये बता दीजिए, मैसेज दीजिए, जनता से झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। अभी तो 2 लोगों का सपोर्ट मिला है, 2 ही लोग साथ आए हैं मिलके। वो लोग 44 पार्टियों के साथ अभी अपना गठबंधन बनाए हुए हैं। यहाँ तो 2 लोग अभी आए हैं, 2 लोग से ऐसा लगने लगा कि पूरा हिंदुस्तान साथ आ गया उनके। ये सही है, उनका आकलन बहुत अच्छा है कि हाँ 2 लोग ही ऐसे हैं मिलके पूरे हिंदुस्तान में जो पीएम नरेंद्र मोदी जी को हरा देंगे, क्योंकि उनका डर बहुत उनके चेहरे पे भी लग रहा है। बार बार वो 2 आदमियों को सबको एक साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि सब पार्टियां जुड़ गई हैं मुझे हराने के लिए, सारी पार्टी एक साथ आ रही हैं। आप बताइए, अभी तो सिर्फ हमारी बसपा और सपाई तो अभी साथ आए हैं और इसी साथ आने से इतनी बौखलाहट हो गई तो उन्हें लगने लगा कि सब लोग साथ आ गए। लेकिन ये जनता की आवाज है, ये देश की आवाज है। वो चाहते हैं कि जो देश में इससे पहले हुआ, आप मुझे बता दीजिए कि प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था 1 सर के बदले 10 सर लाएंगे। अभी देखिए कोई ना कोई दिन ऐसा, रोज ऐसा दिन आता है जब हमारे सरहद पे जो है हमारे जवान शहीद हो जाते हैं। आज तक कहते कि हमारा 56 इंच का सीना है, क्यों नहीं दिखाया गया? नहीं अब्बास साहब, मजबूरी का गठबंधन तो नहीं लग रहा है ये मजबूरी में तो नहीं हो गया है, वो नहीं हटाई गई। मजबूरी में तो नहीं हो गया, अवसरवाद का गठबंधन तो नहीं है ना, ये डिमांड है, ये जनता की डिमांड है। तो मतलब अवसरवाद का गठबंधन मुझे नहीं, क्यों होगा आप मुझे बताइए ना। इनका जो गठबंधन था वो कैसा गठबंधन था? नहीं, अवसरवाद का है ना। मैं आपसे पूछ रही हूँ, उनके पास जाऊंगी तो उनसे पूछूंगी। रामलीला ये कहाँ का? और भी गेस्ट के पास जाना है तो अवसरवाद का गठबंधन हुआ ना फिर? जी नहीं, देखिए ये मैंने नहीं मैं आपसे वो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये जनता की डिमांड है कि जिस तरीके से जनता के साथ छल किया गया। सर जनता ने तो 2014 में दिखा दिया था। कहां गई 2 करोड़ नौकरियां? आपकी पार्टी को तो आपको तो पता है ना 14 में जो हर्ष हुआ था आपकी पार्टी का, तो वो जनता नहीं दिखाया था। कोई बात नहीं। संजय अग्रवाल, अखिलेश यादव का तो नेचर बड़ा कॉम्प्रोमाइजिंग रहा है। ठीक है, नहीं अब्बास, राज्यों में गए, आपका टाइम अभी फिर से आएगा आगे, तब आप बोलिएगा। संजय अग्रवाल नेता समाजवादी पार्टी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आपके साथ ही जुड़े हुए हैं, कम से कम उन्हें तो बोलने का मौका दीजिए सर। संजय अग्रवाल, अखिलेश यादव का नेचर बड़ा कॉम्प्रोमाइजिंग रहा है। राहुल गांधी के साथ जब गठबंधन किया, मतलब कांग्रेस के साथ 17 में तो 100 से ज्यादा सीटें कॉम्प्रोमाइज कर दी। उन्होंने कहा था कि गठबंधन के लिए त्याग करने को तैयार हूं। अभी जून में कहा है उन्होंने, तो खैर लोकसभा चुनाव के लिए ये बात। तो अगर कांग्रेस साथ आती है तो क्या वो पैरवी करेंगे मायावती से, थोड़ी गुजारिश करेंगे, और क्या अपने जो खाते की सीट्स हैं उनमें से कुछ कॉम्प्रोमाइज करेंगे क्या वो? देखिए, तो अभी तो लोकसभा का चुनाव में समाजवादी पार्टी और बसपा ने अपना गठबंधन कर करके ये आपको सूचना दी है कि हम लोग उत्तर प्रदेश में 80 में 80 सीटें जीतने के लिए तैयार हैं। 2 सीटें हमने पहले भी पूर्व में कांग्रेस का उदारवाद दिखाया था, 2 सीटें हम लोगों ने कांग्रेस के लिए पहले ही छोड़ दी हैं उनके महत्वपूर्ण नेताओं की। और बाकी मैं आपसे एक जरूर बात करना चाहूंगा कि आपने देखा कि कश्मीर में किस तरीके से आजाद कश्मीर की मांग करने वाले पीडीपी के साथ भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन कर लिया। ये कितना गलत था, देश के साथ कितना बड़ा धोखा था। दूसरा, तिरंगा जलाने वाली पार्टी के साथ में मेघालय में भाजपा ने गठबंधन कर लिया, ये भी कितना बड़ा गलत एक धोखा समाज के साथ, देश के साथ किया। संविधान जलाने वाली पार्टी अकाली दल के साथ गठबंधन क्या भाजपा का जायज है? उत्तर भारतीयों को पीटने वाली शिवसेना के साथ क्या गठबंधन जायज था? अलग गोरखालैंड की मांग करने वाले गोरखा जनमुक्त मोर्चा के साथ गठबंधन भाजपा का क्या जायज है? आजाद नागालैंड की मांग करने वाली नागा जनमुक्त मोर्चा के साथ भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन क्या जायज है? अलग वोडोलैंड की मांग करने वाले वोडो जनयुक्त मोर्चा के साथ भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन क्या जायज है? त्रिपुरा को देश से अलग करने वाली मांग करने वाली NLFT उग्रवादी संगठन के साथ क्या गठबंधन जायज है? ये देश के इस तरह के कई एक गठबंधन भारतीय जनता पार्टी ने करके इस देश को खराब करने का काम किया है। इसकी एकता और अखंडता के ऊपर बहुत बड़ा बहुत सारे सवाल उठा दिए आपने संजय अग्रवाल। इसका जवाब मैं रोहित चहल से ले लेता हूं। अभी तो शुरुआत है समाजवादी पार्टी की, हम पूरे देश में लड़ने जा रहे हैं। ये पूरे गठबंधन पूरे देश में विस्तार करेगा और भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, आपके सवाल का जवाब संजय अग्रवाल रोहित चहल देंगे, लेकिन आप मुझे ये बताइए, आपने तमाम सवाल उठा दिए गठबंधन को लेकर, आपका गठबंधन जायज है सर? संजय अग्रवाल, आपका गठबंधन जायज है?
ये वही दो पार्टियां हैं जिनके कार्यकर्ता 2017 में भी आपस में लड़ रहे थे। क्योंकि ये आप समझिए मेरी बात, ये गठबंधन जो है ये देश में एक सामाजिक परिवर्तन लेके आ रहा है। ये देश में जो भारतीय जनता पार्टी ने पहले हिंदू और मुसलमान के बीच में खाई बोई, उसके बाद SC/ST एक्ट लगा करके उसमें अमेंडमेंट करके इस देश के सवर्णों और बैकवर्ड और दलित भाइयों के बीच में खाई बोई 10% सिर्फ। ठीक है, रोहित चैल से इसका जवाब ले लेती हूँ, वो जुड़ गए हैं, फिर आप काउंटर करिएगा। संजय अग्रवाल, आपको भी पूरा समय दूंगी। महिलाओं को किसी प्रकार का कोई आरक्षण न देकर के संजय जी को भी और नईम भाई को भी, मुझे लगता है कि मुझे भी वो धैर्य से और ध्यान से सुनेंगे। एक चीज, दूसरी चीज जो ये गठबंधन हुआ है, देखिए जिस तरीके से बुआ और भतीजे की नींद उड़ी हुई है और चैन भी उड़ा हुआ है। सबसे बड़े मायावती का आपको बयान याद होगा, मायावती जी ने जो बयान दिया था कि हमें मजबूरी का गठबंधन चाहिए, ना कि मजबूत गठबंधन चाहिए। तो ये मजबूरी का गठबंधन है, मजबूत गठबंधन नहीं है। देश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता को एक मजबूत गठबंधन की जरूरत है, एक मजबूत सरकार की जरूरत है, ना कि जिस तरीके से मजबूरी का गठबंधन ये लोग बना रहे हैं। देखिए बिल्कुल आज इनके अंदर एक डर है सिर्फ मोदी जी को लेकर, एक इनकी जो बौखलाहट और सीधा सीधा कहूं तो आज इनके अस्तित्व की कहीं ना कहीं लड़ाई लड़ रहे हैं, तभी इन सबको एक आना पड़ा है। और महत्वपूर्ण बात है कि जो इस तरीके से गेस्ट हाउस कांड पूरे देश ने देखा था, किस तरीके अपमानित किया गया था मायावती जी को उस समय, और मायावती जी के साथ जो हुआ था वो देश की जनता ने भूली नहीं है। उसके बावजूद भी सर मैं बड़े धैर्य सुन रहा था, सुन लीजिए सर, मैं आप मेरे धैर्य सुन रहा था, आप बड़े हैं, सुन लीजिए। उसके बाद जिस तरीके से कांग्रेस लगातार मायावती जी अखिलेश जी के ऊपर खनन के अंदर 2016 के अंदर लगातार आरोप लगाती रही, 15-16 के अंदर खनन घोटाला किया उन्होंने, इतना बड़ा बड़ा घोटाला किया है। आज घोटाले वालों के साथ भी उन्होंने हाथ में लिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन महत्वपूर्ण बात है उन्होंने कांग्रेस को 2 सीट देकर 2 पोलियो की ड्रॉप दी है कि लो आप 2 पोलियो की ड्रॉप पी लो, शायद आपका कुछ हो जाए। एक चीज महत्वपूर्ण विषय मैं भी सुन रहा था जो इन्होंने पूरे न्याय गठबंधन, सर हमने किसके साथ किया, लेकिन आपने किसके साथ किया? जो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह करने वाले लोगों के साथ आप लोग जाके खड़े हुए। आप लोगों ने जो भारत की बर्बादी के नारे लगाने वाले लोगों के साथ जाकर आप लोग खड़े होते हैं। नक्सलवादियों, क्रांतिकारी आप लोग कहते हैं, उनके साथ आप लोग खड़े होते हैं। जो गुजरात के अंदर उत्तर भारतीय यूपी वालों के ऊपर और बिहार वालों के ऊपर हमला करते हैं, कांग्रेस पार्टी के जो जिग्नेश मेवानी और वो अल्पेश ठाकुर, उनके साथ आप लोग जाके खड़े होते हैं। और आज आप लोग भारत की बातें कर रहे हैं, देश की बातें कर रहे हैं, आपके मुंह से बिल्कुल वैसा लगता है आतंकवादी जैसे अमन की बात कर रहा हो। तो सर मैं ये कहूंगा कि ये मजबूरी का गठबंधन है और देश की जनता जानती है जिस तरीके से आज गरीबों को उनका अधिकार मोदी जी ने किया आरक्षण के द्वारा, जो जनरल कैटेगरी थे, आज उनको डर एक खौफ जरूर है। और सबका साथ सबका विकास को लेकर हम चल रहे हैं। ये जातिवाद की और क्षेत्रवाद की राजनीति और धर्म के आधार पर संजय अग्रवाल आप दोनों के पास में आऊंगी, और भी गेस्ट हैं, पहले उन्हें इस डिस्कशन में इन्वॉल्व कर लेते हैं, फिर बारी बारी आप दोनों के पास आऊंगी। अलीमुद्दीन खान साहब भी जुड़े हुए हैं, मैं कहना चाहता हूं कि हमने तो इनके गठबंधन पे कोई सवाल नहीं उठाया, जनता जानती है। ठीक है, आगे इस पे चर्चा, जनता जानती है, हम इनके गठबंधन जनता जानती है। मायावती जी ने कहा था मजबूरी का गठबंधन चाहिए, ना कि मजबूत गठबंधन चाहिए, वही है सर। ठीक है रोहित, ठीक है नईम अब्बास मैं आपके पास आऊंगी। अलीमुद्दीन खान साहब, आपके पीएम ने कहा, अलीमुद्दीन खान साहब आप मुझे बताइए, भाई झूठी बोलना ऐसे करेंगे नहीं, मत बोलिए आप कम से कम। रोहित नहीं अब्बास, रोहित आप बहुत सम्मान है मायावती जी का। फिर आप उसी सब्जी बाजार इसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना यार, ऐसे मत किया कीजिए ना। लोग सुनते हैं आपको, कुछ समझने की कोशिश हम कर रहे हैं। आप अपने स्टैंड पर रहिए, आपका गठबंधन कल हुआ है आप उस पर मुझे बताइए, और रोहित आप अपनी बातों पर बताइए। अब ये इतिहास में मत जाइए ना, इतिहास में तो बहुत कुछ हुआ था। आऊंगी मैं आप लोगों के पास, उम्मीद करती हूँ कि शांति से सुनेंगे। अलीमुद्दीन खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अलीमुद्दीन खान, कांग्रेस के पास तो अब कोई हाथ का किसी साथ का सहारा नजर ही नहीं आ रहा है यूपी में। देखिए बीजेपी जो आई थी उनको 71 सीट्स मिली थी उत्तर प्रदेश से, 22 मिली थी बिहार से और 23 सीट मिली थी महाराष्ट्र से, और 120 सीट बीजेपी और कांग्रेस की डायरेक्ट लड़ाई है, वो 120 सीट उनके पास हो गई थी, तो उनसे लेके उनकी सरकार बनी थी। अब जो 120 सीट पे कांग्रेस की और बीजेपी की डायरेक्ट लड़ाई है वो तो अब आगे, वो स्टेट तो अब आ गए कांग्रेस के पास, तो वो सीट अब उनको मिलने वाली नहीं है। और अब रह गया यूपी और बिहार। यूपी और बिहार में, यूपी में जो बीएसपी और सपा और बसपा ने उनका इंतजाम कर दिया है, वहां मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी को 5-7 से सीट ज्यादा मिलने वाली हैं। बिहार में नीतीश जी ने खेल खराब कर दिया उनका सारा,
क्योंकि नीतीश जी को एक फर्जी FIR दर्ज करके और नीतीश जी को डरा के अपने साइड पे ले आए, और नीतीश जी ने तो मोदी जी के खिलाफ वोट मांगा था, तो वहां नीतीश जी का भी वोट वो खराब हो गया, तो गठबंधन का कोई मायने नहीं बनता। अब जब बीजेपी के पास सीट नहीं तो सरकार कहां से बनाएगी आगे चल के? पहली बात तो मैं ये बता दूं, बीजेपी की सरकार तो आने वाली है नहीं। अब दूसरी बात आपको ये बता, सर आपको कैसे पता लग गया? सर आपको सब पता होता है, कांग्रेस का हाल तो बता दीजिए। मल्टी पार्टी अलीमुद्दीन खान साहब, कांग्रेस का क्या होगा ये बताइए, उसके लिए क्या है यूपी में? कांग्रेस का हाल बता तो देखिए, वो समाजवादी और मायावती जी ने बता दिया, अखिलेश जी ने 2 ड्रॉप दी है पोलियो की आप लोगों को, 2 ड्रॉप दी है पोलियो की, सबसे बड़ी पार्टी भला हो जाएगा होगी, सबसे ज्यादा सीटें कांग्रेस के पास होंगी। और कांग्रेस मेरी बात सुनिए, कांग्रेस बहुमत के बराबर सीट लेगी, क्योंकि देश को अब एक प्रधानमंत्री को बदलना है। ठीक है, कांग्रेस लेगी, बहुमत की सरकार भी आएगी, ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं सर, लेकिन कुछ बताइए तो सही, कुछ फैक्ट्स के साथ बात तो करिए। अलीमुद्दीन खान साहब, ऐसे थोड़ी ना होता है हवा में तीर आप छोड़ देंगे। चलिए कोई बात नहीं, रामचंद्रन जी जुड़े हैं हमारे साथ। आप पता नहीं कहां का बता रहे हैं, मैं अभी यूपी से शुरुआत कर रही हूं, आप फिर कहीं और चले जाते हैं। सर मैंने सबसे पहले मैंने इसलिए लिया ताकि मैं आपसे समझ पाऊं और ऑडियंस भी ये समझ पाए कि अभी कल जो हमने दृश्य देखा, मतलब एक मंच पे हमने उन लोगों को देखा जो धुर विरोधी हैं। अगर मैं कहूं कि बीएसपी पनपी ही इसलिए थी क्योंकि समाजवादी पार्टी का जो विरोध था उसने उसे बल दिया पनपने के लिए, ऐसा बीएसपी खुद कहती भी आई है। हम इसे कैसे माने? क्या आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की एक नई तस्वीर हम देखेंगे राजनीतिक तौर पे? देखिए, इसेंशियली पॉलिटिकल कंपल्शंस हैं दोनों राजनीतिक दलों के लिए यूपी में। यूपी इस देश का सबसे बड़ा देश है और सबसे ज्यादा 80 सीट लोकसभा में ले जाता है। जो भी पार्टी एक मेजर चंक ऑफ सीट्स यूपी से ले आता है उसका रास्ता दिल्ली में आने का आसान हो जाता है। अब यही हुआ 2014 में, जहां पर बीजेपी को अपने आप में 71 सीट मिले और अपना दल के 2 सीट मिला के उनके 73 सीट 80 में से हो गए। पयोधी जी, एक बात तो स्पष्ट है कि आप प्रीवियस रिकॉर्ड देख लें, कोई भी पार्टी जितने इतने सीट लेके आई है वो उस परफॉर्मेंस को रिपीट नहीं कर पाई है, सीट उसके जरूर कम हुए। अब रही बीएसपी एसपी की गठबंधन तो हो गई, उन्होंने कांग्रेस को 2 सीट जो उनको चाहिए वो भी छोड़ दिया। बट आखिरकार कांग्रेस की स्ट्रैटेजी आगे क्या होगी? कांग्रेस कह रही है कि बाकी जो छोटे मोटे दल हैं जो रह गए हैं उन सबको हम जोड़ के हम अपनी तरफ से एक लड़ाई करेंगे, अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे। पर जो उनकी सीट्स आई हैं और क्या उनकी पॉपुलैरिटी है यूपी में, वो तो देखना ही पड़ेगा। कोई इतनी तो स्ट्रांग नहीं है। 17 में तो साथ, मतलब जो साथ आए थे दोनों लड़के जिन्हें कहा गया था यूपी को साथ पसंद है, क्योंकि सिर्फ ये बल्कि ये कहा गया कि राहुल गांधी का साथ आना अखिलेश यादव के साथ उन्हें नुकसान पहुंचा गया था। नहीं, मायावती जी ने ये बात बहुत स्पष्ट कर दी है कि हम अगर उनके साथ गए, हमारा एक्सपीरियंस ये है कि हमारे वोट उन्हें ट्रांसफर हो जाते हैं पर कांग्रेस के वोट हमको ट्रांसफर नहीं होते। मेरे ख्याल में ये एक डिफिकल्टी जरूर रही है, बिकॉज कांग्रेस के जो वोटर्स हैं एक तो पुराने हैं, कई लोग अब छोड़ के चले भी गए हैं, और अगर एक पर्टिकुलर माइनॉरिटी कम्युनिटी अभी भी उनको वोट दे रही है तो वो भी ठीक नहीं है, वो भी छिन गया है। तो यूपी में स्थिति बड़ी अलग है, पर एसपी बीएसपी का आना एक बड़ा स्ट्रॉन्ग सिग्नल है कि ये दोनों कॉम्बिनेशन काफी पावरफुल हो सकती है। यहां पर भी एक दिक्कत है कि क्या एसपी के वोट बीएसपी को ट्रांसफर हो जाएंगे। पर जिस तरीके से कल अखिलेश जी ने बात सर, लेकिन उपचुनाव में तो हमने देखा कि ये नतीजा रहा कि ट्रांसफर हुए वोट। नहीं, वो तो उनकी अंडरस्टैंडिंग वहां पर हो गई और वो सीटें बहुत मायने रखती हैं। अब ये है लोकसभा की इलेक्शन, 80 सीटों पे इलेक्शन, हो सकता है कि 3-4 सीटों में ना हो पाए या हो पाए, पर ये अंडरस्टैंडिंग अगर पक्का है तो मेरे ख्याल में होना चाहिए। संजय अग्रवाल, आपसे मेरा सवाल है, लोकसभा चुनाव में 14 की बात करें तो बीएसपी का तो सुपड़ा साफ हो गया था। आपको लगता है कि उस पार्टी के, क्योंकि हम बात थी कि विधानसभा की नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, है ना, लोकसभा के जातिगत समीकरण, राजनीतिक समीकरणों को साधने की आप सभी लोग कोशिश कर रहे हैं, आप लोग को लगता है कि उतना आसान होगा भले ही गठबंधन हो जाए? क्योंकि कार्यकर्ताओं में जो रोष है, आपके कार्यकर्ताओं में आपस में भिड़ते हुए नजर आए हैं प्रदेश में, एसपी और बीएसपी के कार्यकर्ता, एक बड़ा कैडर है आप लोगों का, कैसे समझाएंगे उन्हें, कैसे संभालेंगे? देखिए, ये गठबंधन जो समाजवादी और बसपा का हुआ है, ये जनता का कराया हुआ गठबंधन है। आज देश की जनता
प्रदेश की जनता ये चाहती थी कि ये सपा बसपा गठबंधन हो, और उसी की वजह से आज देखिए कितने उदारवाद के साथ में, कितनी ताकत के साथ में आज हमारे गठबंधन ने, पहला तो देखिए पूर्व में भी समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के साथ जो है, मैंने कहा हमने ज्यादा सीटें उनको दी, अब की फिर 2 सीटें इनको हम लोगों ने अपने आप छोड़ दी कि हम उनको मजबूत करना चाहते हैं। दूसरे नंबर पे आपने देखा होगा कि किस तरीके से हम लोगों ने अभी ये जो गठबंधन किया है, इस गठबंधन में भाजपा इस तरह से डर गई है, इस तरह से डर गई है कि चारों तरफ अब हमारे गठबंधन की मोदी जी चर्चा कर रहे हैं। दूसरी बात जो है आप ये देख रहे हैं वोट परसेंटेज ट्रांसफर होने की बात, तो वोट परसेंटेज तो सपा का बसपा का दोनों नेताओं का बिल्कुल 100% ट्रांसफर हो रहा है दूसरे को, क्योंकि ये एक दिन के लिए गठबंधन नहीं हुआ है। संजय अग्रवाल रोहित से जवाब ले लेते हैं, ये देश के सभी रोहित से जवाब ले लेते हैं। नहीं अब्बास फिर आपके पास आऊंगी, नहीं अब्बास रोहित से जवाब लूं फिर आपके पास आऊंगी। किस तरीके से घोटालों में सरकार की आने वाले समय में जो पुरानी कभी भी कोई गलतफहमी थी, लगातार आज इनके अंदर डर है। जिस तरीके से नकेल कसी जा रही है, चाहे वो खनन के अंदर जिस तरीके से अभी अखिलेश जी से पूछताछ शुरू हुई है, जिस तरीके से मायावती जी ने जो NRHM स्कैम किया, चाहे वो ताज कॉरिडोर घोटाला था, चाहे वो सिक्योरिटी नंबर प्लेट घोटाला था, लगातार घोटाले में घोटाले थे। और चाहे समाजवादी की बात कर लें तो चाहे वो कैग की रिपोर्ट आई समाजवादी के टाइम में 97,000 करोड़ रुपए का घोटाला अखिलेश सरकार ने किया। उसके अलावा जिस तरीके से पंचायत राज के अंदर घोटाला किया, एजुकेशन सिस्टम के अंदर 25,000 करोड़ का घोटाला हुआ, खनन घोटाला देश के सामने जिस तरीके की दिक्कत हो रही है, मोदी जी आज इन घोटालेबाजों पर रोक लगा रहे हैं, आज इनकी नाकाबंदी हो रही है, इसलिए इनको एक होना पड़ रहा है। और सबसे बड़ा देखिए ये उस मछली की तरह है कि सत्ता से बाहर रह नहीं सकते, क्योंकि इनको पता है इनका अस्तित्व जो है पैसे जो लूट करनी थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात है जो बउआ जो अपने पिताजी का नहीं हुआ, अपने चाचा का नहीं हुआ, वो अपनी बुआ का कहां से होगा? संजय अग्रवाल आपको मैंने टाइम दिया, मुझे लगा आप अभी रुकेंगे, प्लीज आप ऐसे मत करिए सर, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा, तो ऑडियंस क्या समझेगी? संजय अग्रवाल मैं सबको समय दे रही हूँ सर, या तो मैंने समय ना दिया हो आप तब मुझे बोलिए। संजय अग्रवाल नो, दिस इज नॉट द राइट वे, प्लीज आप सुनना सीखिए पहले। रोहित आप भी ओवरलैप कर रहे थे, अगर आप भी रुकते। अच्छा आप मेरा सवाल सुन लीजिए, क्योंकि टाइम ना ऐसे वेस्ट हो जाता है। अमित शाह ने ये कहा था कि जब 2017 में गठबंधन हुआ तो उन्होंने कहा कि अच्छी खासी एसपी 2 नंबर की पार्टी थी, गठबंधन कर लिया 3 नंबर पर आ गई, लेकिन अब 2 और 3 दोनों साथ आ गई है पहले नंबर पर बनने के लिए। ये सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मेरे पास आंकड़े 2014 के, आपको भी पता होंगे, आप मुझे जवाब दीजिए। मेरे पास भी आंकड़े आप दीजिए, लेकिन महत्वपूर्ण विषय यहाँ पर यह है कि जिस तरीके से साइकिल की हवा निकली थी, जब हाथ बैठा था उसके ऊपर, हाथ थामा था, लेकिन आज वही होगा जब साइकिल पे हाथी बैठेगा। सोचिए तो साइकिल पहले जिस तरीके से हाथी 0 पे था, साइकिल पंचर हो जाएगी, एक बात। दूसरी बात, लगातार मैं कह रहा था, मैं सुन रहा था, इन्होंने कहा कब मायावती जी ने कहा कि मजबूर गठबंधन। सर डेट बता देता हूं, 24 जुलाई 2018 को आप न्यूज चेक कर लीजिए, मायावती जी ने अपने भाषण में बोला था, एक बात। दूसरी बात, मैं एक बात कहना चाहता हूं, देखिए आज डर इनको जरूर होगा जिस तरीके से आज इनके भ्रष्टाचारों पर रोक लग रही है। मैंने बताया लगातार इनकी घोटालों में सरकार रही है, चाहे NHM घोटाला हो, चाहे खनन घोटाला हो, चाहे वो ताज कॉरिडोर घोटाला हो, घोटाले थे। आज जनता समझना चाहती है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश और देश का विकास मोदी जी के राज में हो रहा है और मोदी जी के साथ खड़ी है। और सबसे बड़ी बात है, मोदी जी ने सभी गरीबों का दर्द समझा है, जो किसी भी जाति के थे, उनको जब से आरक्षण दिया है तब से और हो गए। लेकिन कांग्रेस की स्थिति तो ऐसी है कि कांग्रेस जाए तो जाए कहां? कांग्रेस को राहुल गांधी के नेतृत्व को सबने नकार दिया। इनमें प्रधानमंत्री कह तो रहे हैं, लेकिन कैंडिडेट कौन होगा इनको यही नहीं समझ में आ रहा। तो इनके अंदर यही है। जब पूछा गया उन्हें मुझे मौका देना है। नईम अब्बास, देखिए पीयूती जी, बड़ा हैरानी हो रही है और बड़ी आश्चर्य हो रहा है कि रोहित चहल जिस तरीके की बातें कर रहे हैं, ये घोटालों की बात कर रहे हैं। अगर मैं घोटालों की बात करना शुरू कर दूं तो मोदी जी आए थे इसी वजह से कि वो घोटाला जिन्होंने किया है उनको जेल भेजेंगे। मुझे एक पार्टी का नाम बताइए किन लोगों को उन्होंने जेल भेजा। दूसरी बात, अगर कॉर्पोरेट कर्ज माफी घोटाला उद्योगपतियों का जो माफ हुआ था, 83,492 करोड़ माफ करा था, वो सबसे बड़ा घोटाला था। आप उज्ज्वला योजना देखना, ये बहुत बड़ा घोटाला है। नोटबंदी बहुत बड़ा घोटाला है। रफाल तो अपने आप में एक बहुत बड़ा घोटाला है। और खनन घोटाला राजस्थान सरकार में 2014 में कैग की रिपोर्ट है, 97,000 का घोटाला अखिलेश जी ने किया। उसके बाद पंचायत राज का घोटाला 25,499 करोड़ का अखिलेश जी ने किया। एजुकेशन का घोटाला 25,693 करोड़ का किया। अरे मेरे भाई, घोटालों की सूची है मेरे पास। आप ठीक है रोहित
सुन लीजिए, नहीं अब्बास बोलिए, बोलिए। अरे भैया मेरे पास भी है जनधन योजना, सुन लीजिए, मैं तो इनसे ये कह रहा हूँ, ये देखो लिस्ट लेके बैठ गया, मेरे पास भी बहुत बड़ा ज्यादा लिस्ट है इनकी, लेकिन आप मुझे सिर्फ इतना बताइए कि देश की जनता ये तय करेगी कि किसको वोट उसको देना है और किसको नहीं देना है, ठीक है ना? तो इनको इतनी परेशानी क्यों है? हमें तो कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई घबराहट नहीं है ना, घबराहट नहीं होती तो गठबंधन कर लेते, अरे अकेले लड़ते अपने दम पे लड़ते, घबराहट तो आप लोगों को हो रही है। तो सवाल कई हैं कि एसपी और बीएसपी का गठबंधन मोदी को हराने के लिए है या फिर मोदी के डर से है, और साथ ही ये भी कि क्या कांग्रेस को आगे चल के इस गठबंधन में कोई जगह मिलेगी, क्योंकि कांग्रेस के नेताओं ने अभी तक आस नहीं छोड़ी है। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं, तमाम मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं। नईम अब्बास साहब आपके पास मैं आऊंगी, लेकिन मुझे कुछ समझना है, रामचंद्रन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट स्टूडियो में। सर, भले ही बीजेपी इस बात को नकारे कि इस गठबंधन से उन्हें कोई नुकसान नहीं होने वाला, लेकिन अगर हम फैक्ट्स पर बात करें, आंकड़ों पर बात करें प्रदेश में, तो 2014 में बीजेपी को 42.30 यानी कि 42.5% वोट मिले थे, समाजवादी पार्टी को लगभग 22% वोट मिले थे, बीएसपी को 20 और कांग्रेस को लगभग 7.5%। हम एसपी बीएसपी का वोट शेयर अगर मिला रहे हैं तो इक्वल बैठ रहा है बीजेपी के। अब आप जरा प्लीज समझाइए इसको, दर्शक भी, ताकि हमारे समझ पाए किस किस तरह से किसका रोल होने वाला है और कांग्रेस का भी इसमें क्या किरदार होगा आगे चल के। देखिए, अगर आप परसेंटेजेस ऑफ बैकवर्ड्स देखेंगे, दलित, बैकवर्ड्स और मुस्लिम्स का, तो परसेंटेज बहुत हाई है। दूसरी बात यह है कि दलित, मुस्लिम, यादव 49%। हाँ, नो, इट इज मच मोर देन दैट, इट इज अराउंड 62%। जो इसमें बैकवर्ड्स में बैकवर्ड भी है ना, सब मिला के ओवरऑल शेड्यूल सब मिला के देयर अबाउट 69-70%। ये एक बहुत बड़ा वोट चंक है, और इस वोट चंक से मेरे ख्याल में नुकसान बीएसपी एसपी को जरूर हुआ है, बट इस बार उनका गठबंधन उनको फायदा पहुंचाएगा। ये घाटे का गठबंधन नहीं है। अब रही बात, क्योंकि कांग्रेस को नहीं शामिल किया, पर कांग्रेस के लिए उन्होंने 2 सीट छोड़ दी हैं। अब कांग्रेस की स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? जो आज कांग्रेस के लीडर्स ने यूपी से कहा वो ये है कि हम बाकी जो पार्टीज हैं उनको साथ लेके चलेंगे, बट मुझे समझ नहीं आ रहा है कि किस तरह से ये उनको सपोर्ट करेगा। अगर कांग्रेस ज्यादा सीटों में कंटेस्ट करती है तो वो कुछ ना कुछ जगहों पे एसपी बीएसपी को नुकसान पहुंचा सकती। और रही बात बीजेपी का, मेरे ख्याल में बीजेपी के लिए आसान नहीं है बिल्कुल यूपी में। उनको पिछली बार 71 सीट मिले थे, मेरे ख्याल में अगर उनको 30-35 सीट भी मिल जाए तो वो गनीमत समझे, क्योंकि जो सर्वेस कह रही हैं वो कह रही हैं उनको 47 सीट कम मिलेगी आज के तारीख में। अब भी 90 दिन बाकी हैं इलेक्शंस के लिए, अप्रैल मई में होगी। तो यूपी की सिचुएशन अलग भी है, और मेरे ख्याल में फिर हम इसमें इस बार यहाँ काउंटर पोलराइजेशन देखेंगे? नहीं, मैं काउंटर पोलराइजेशन तो बिल्कुल नहीं कहूंगा, बिकॉज ये वोट बैंक पॉलिटिक्स जो है एसपी और बीएसपी की, ये अपनी जगह पे है। एंड आई थिंक इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है मुस्लिम वोट्स का, और बड़ा सब्सटैंशियल चंक है। अगर मुस्लिम वोट कन्विंस हो जाता है कि, क्योंकि वो बीजेपी को वोट नहीं करना चाहते। पिछली बार बीजेपी की स्ट्रैटेजी बड़ी स्मार्ट थी। उन्होंने फोकस किया था द बैकवर्ड अमंग द बैकवर्ड्स, सबसे पिछड़े लोग जो हैं उन पे फोकस किया था, और विमेन, ट्रिपल तलाक वाले इश्यू पे उनको वोट मिला। नहीं तो इनको 3/4 सीट यूपी के असेंबली में मिलना नामुमकिन सा था। तो कुछ एडवांटेजेस उन्होंने जरूर लिए हैं, पर ये रिपीट नहीं हो सकता, मेरा कहने का ये मतलब है। ठीक है, संजय अग्रवाल, क्या लग रहा है आपको कि अगर कांग्रेस अब आती है आपके पास और कहती है कि उन्हें थोड़ी जगह दे दीजिए, क्योंकि कांग्रेस की आस तो अभी टूटी नहीं है, तो फिर वो आपके लिए नुकसान का सौदा होगा या फिर फायदे का? क्योंकि सीट कॉम्प्रोमाइजेस शायद आपको ही करने पड़ेंगे। नहीं, देखिए, इसमें सीधा सीधा है, जो सपा बसपा का गठबंधन है ये पूरे देश के लिए किया हुआ गठबंधन है, और यही गठबंधन आगे वाला आफ्टर इलेक्शन का महागठबंधन के रूप में बदलेगा। और कांग्रेस, सपा, बसपा, ये भविष्य में जिसका भी सबसे ज्यादा नंबर बनेगा सीटों का, वो सब मिलकर के आगे इस देश का प्रधानमंत्री तय करेंगे। अभी कांग्रेस जो है को 2 सीटें जो हम दे सकते थे हमने दे दी हैं। अगर कांग्रेस इन 2 सीटों में अपने को पर्याप्त समझती है तो उसका स्वागत है, आ जाए। लेकिन इससे ज्यादा आगे चल के कोई बदलाव नहीं होगा, मतलब गठबंधन में आप ये कह रहे हैं संजय अग्रवाल, कोई बदलाव नहीं होगा?
देश को बचाना है। नहीं, ये तो अब क्या आप देखिए, और अन्य प्रांतों में भी जाएगा यह गठबंधन सपा बसपा का, अन्य प्रांतों में भी जाएगा, मध्य प्रदेश में नहीं, फिलहाल आगे चल के कांग्रेस के लिए, स्पेशली कांग्रेस के लिए आप गठबंधन में कोई बदलाव नहीं करेंगे, आप ये स्पष्ट कर रहे हैं क्या? और दूसरी बात मैं आपको और बताना चाहता हूं, आप स्पष्ट कर रहे हैं क्या? जो अभी हमारे मित्र ने कहा कि इस तरीके से इतना वोट परसेंटेज बढ़ेगा, अब वैश्य और व्यापारी जो है वो भी अब भाजपा के खिलाफ जो है समाजवादी पार्टी के साथ। ठीक है, आप मेरे सवाल का जवाब देंगे। नहीं अब्बास, नेतृत्व ढूंढ रहा है। ठीक है, नहीं अब्बास, क्या कोई जगह अब नहीं होगी कांग्रेस के लिए? ये गठबंधन क्या बोलिए ना, आपको जवाब दे रहा हूं, बोलिए ना। ये फाइनल है? पीयूष जी देखिए, ये हाईकमान का डिसीजन है। ये हाईकमान का डिसीजन अगर होता तो पहले ही हो जाता, ठीक है ना। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो दोबारा से कोई सोचने वाली बात होगी। हाँ, कांग्रेस के कुछ लोग हैं जो संपर्क में हैं, बने हुए हैं, और वो बार बार इस चीज के लिए दोहरा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें शायद कहीं कोई गुंजाइश बची नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि बहुत पहले से हो रहा है। कांग्रेस को अगर ऐसा लगता है तो कांग्रेस को सोचना चाहिए था कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और भी जगह, तो वहां भी उनको ये सोचना चाहिए था कि वहां गठबंधन हमारे साथ करते, क्योंकि उन्होंने वहां हमारे साथ गठबंधन नहीं किया। जब उन्हें लगता था कि वहां वो सक्षम है तो उन्होंने हमारे साथ वहां गठबंधन नहीं किया। तो हम यहाँ सक्षम हैं और यहाँ जनता हमारे साथ खड़ी है, तो हम यहाँ, ये आपका इलाका है तो अब आप अपना बदला भी लेंगे। चलिए, वो तो बनता है, वो आपकी अपनी राय है। रोहित चहल, आप इस बात को डिनाई नहीं कर सकते कि गठबंधन चैलेंज नहीं होगा। आप डेटा पर बात कर लीजिए, आप इस वक्त माहौल पर बात कर लीजिए, आप चाहे जनता की राय में बात कर लीजिए, कैसे आप निपटेंगे इससे बताइए। देखिए पयोधी जी, मैं सीधा एक बात कहूंगा, देखिए यही बात और जो ये आकलन थे ये 2014 में भी लोग लगा रहे थे कि कितनी सीटें आएंगी, लेकिन आपने देखा कि मतलब लोगों के सारे सर्वे फेल हो गए। जिस तरीके से 73 सीटें वहां पर आई, मेरा मानना है कि इस बार 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में वहां पर जीतने वाली है, क्योंकि काम हुआ। एक बात, दूसरी बात नहीं, आप विधानसभा चुनाव में बात कर लीजिए। सर ने बड़ी अच्छी बात की। देखिए कांग्रेस और समाजवादी का उस समय भी गठबंधन था, दोनों राष्ट्रीय पार्टियां, उसके बाद भी जिस तरीके से नहीं, देखिए उसके बाद भी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल उम्मीद, किसी को भी उम्मीद नहीं थी इतनी अच्छी सीट आई, क्योंकि आज जनता ने देखा है जिस तरीके से आपकी बात को प्लीज काउंटर करूंगी। रोहित, आप सुनिए, उस 2014 में और इस बार में बहुत फर्क था। उस वक्त आप एक नई पार्टी और एक नई सरकार के रूप में उभर रहे थे। इस बार आपको जनता के बीच में ये लेकर भी जाना होगा कि आपकी सरकार ने इतने समय में काम क्या किए, उनके मुद्दे क्या क्या हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि उपचुनाव के जो नतीजे है उसको आप नहीं नकार सकते। देखिए बिल्कुल पयोधी जी, एक देखना पड़ेगा, एक तरफ जातिवादी गठबंधन है जिस तरीके से उन्होंने किया है, और दूसरी तरफ एक देश को लेकर, हित को लेकर राष्ट्रवादी सरकार है जिस तरीके से मजबूत सरकार बनाने की कोशिश में है, जो मायावती जी ने खुद कहा था। और एक तरफ मजबूत सरकार जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की जनता ने देखी है, जिस तरीके से जो काम हुए, चाहे महिलाओं को लेकर, चाहे शौचालय बनाकर देने की बात हो, चाहे गरीबों को आवाज देने की बात हो, चाहे आयुष्मान भारत के तहत लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस देने की बात हो, चाहे सड़कों का एक जाल बिछाने की 27 किलोमीटर बिछाने की बात हो, तो लगातार जिस तरीके से काम मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, और एक पूरे देश के अंदर नहीं पूरे विश्व के अंदर भारतीय जनता पार्टी है, मुझे लगता है कि इनकी आज एक जो गठबंधन ही है ये अपने आप में है। देखिए मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचार रोको, ये कहते हैं मोदी रोको, मोदी जी कहते हैं आतंकवाद रोको, ये कहते हैं नक्सलवाद। 30 सेकंड्स दे रही हूं मैं आपको, फिर रोहित आपको दूंगी क्योंकि अलीमुद्दीन खान के पास भी जाना है, वो बहुत देर से जुड़े हैं। एक तरफ जनता है, उनको बोलने दीजिए, फिर आप करिएगा। 30 सेकंड आपके लिए। नईम अब्बास, देखिए नॉन स्टॉप बोलते हैं, नॉन स्टॉप। ठीक है, आप बोलिए, अभी नहीं बोलेंगे। 30 सेकंड से आपके पास। सुन लीजिए रोहित चहल, मेरी सुन लीजिए। 2014 में जितने लुभावने वादे आपने किए हैं, आज आपका टाइम है कि आप उनको क्लियर करें कि आपने जनता के बीच में जो मैनिफेस्टो लेके आए थे उनमें से कितने वादे आपने फुलफिल किए। आप उसका जवाब दीजिए। जनता आपसे जवाब तो मांगेगी या नहीं मांगेगी? आज 2019 में आपका मैनिफेस्टो होगा जो आप उसको लेके आएंगे, और जनता के बीच में कौन कौन से ऐसे लुभावने वादे लेके आएंगे जो आप उसको जो चाहते हैं कि वो वोट में कन्वर्ट होकर आपके पास आ जाएगा। देखिए झूठ कभी छुपता नहीं है। झूठ आपने इतना झूठ बोला 2014 में, जो जनता जान गई कि यार अब तो सारी बातें जुमले लगने लगी हैं, और हर चीज आपने तो देखिए राम तक को नहीं छोड़ा, हनुमान जी को नहीं छोड़ा, सीता माता को नहीं छोड़ा, उनके भी डीएनए आपने बता दिए। अरे कम से कम जो आदमी भगवान को नहीं छोड़ रहा वो इंसान को क्या छोड़ेगा? ये जनता ने जान लिया। जनता देख रही है आपको। भाई साहब कहां रोहित चहल आप ही बातें कर रहे हो? उत्तर दूं? आप चलिए मुझे बताइए, आप इस बात का जवाब दीजिए। आपने रोड पे काम किया, आपने मुझे नहीं, आपने एजुकेशन पे बात करी थी, एक यूनिवर्सिटी। आप मुझे बताइए एजुकेशन बनाने की बात करी थी, क्या बनाया?
ठीक है, काम क्या हुआ सुन लीजिए। आप तो स्मार्ट सिटी बनाने वाले थे, नहीं अब्बास, आप तो स्मार्ट सिटी बनाने वाले थे, आपने शहर भी आप वही बात स्मार्ट रिपीट कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। नहीं अब्बास लिसन, आप बोलिए। देखिए आज देश के अंदर महिलाओं को सम्मान दिलाने का शौचालय बनाकर जो महिलाएं खुले में शौच करने जाती थी, दिक्कतें होती थी, शाम तक इंतजार करना पड़ता, माँ को सम्मान दिया है। उस माँ के जिसके आंसू निकलते थे जब वो चूल्हा जलाती थी, आज एलपीजी सिलेंडर देकर उसका एक आंख से आंसू पहुंचने का काम मोदी सरकार ने किया है। आयुष्मान भारत 30,000 रुपए देते थे एक कांग्रेस सरकार, आज 5 लाख रुपए परिवार को आयुष्मान भारत के तहत मोदी सरकार ने हेल्थ इंश्योरेंस 50 करोड़ लोगों को देने का काम मोदी सरकार ने किया है। 14 किलोमीटर सड़कें बनती थी कांग्रेस के समय, यूपीए समय, आज 27 किलोमीटर सड़कें बन रही है। नहीं भाई सच बोल रहा हूं, सुन लो, आप ही ने पूछा क्या काम किया, मैं काम बता रहा हूं भाई आपको। भाई काम सुनो, काम हुआ है, गुंडा राज नहीं है। 1200 एनकाउंटर हुए आज उत्तर प्रदेश के अंदर। आज आपको दिक्कत ये हो रही है और आपका अखिलेश यादव जी कहते हैं जिस एनकाउंटर्स के अंदर 1200 एनकाउंटर के अंदर 4 पुलिस वाले शहीद होते हैं, उनको आप कहते हैं फर्जी एनकाउंटर है। आज जिस तरीके से आपने कहा कि राम की बात करी, अरे आप लोगों ने तो गोलियां चलवाई थी कार सेवकों पे, आपके मुंह से राम राम अच्छा नहीं लगता, बहुत अच्छी बात है। आज आपको प्रभु राम याद आ रहे हैं। बस रोहित सुन लीजिए, अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, सुन लीजिए, महत्वपूर्ण है। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा है कि बीजेपी के कार्यकर्ता एसपी और बीएसपी में शामिल होने के लिए बेचैन है। रोहित जवाब चाहूंगे इस पे अभी, और उन्होंने क्या कहा वो भी पहले आगे बता देती हूं। अखिलेश ने यह भी लिखा कि बसपा सपा में गठबंधन से न केवल भाजपा का शीर्ष नेतृत्व और वह पूरा संगठन बल्कि कार्यकर्ता भी हिम्मत हार कर बैठ गए हैं। अब बीजेपी बूथ कार्यकर्ता बीजेपी के ये कह रहे हैं कि मेरा बूथ हुआ चकनाचूर। ऐसे निराश हताश बीजेपी नेता कार्यकर्ता अस्तित्व को बचाने के लिए अब बसपा सपा में शामिल होने के लिए बेचैन हैं। तो अखिलेश यादव ने ट्वीट कर यह कहा है कि अब जो नेतृत्व है, जो कार्यकर्ता हैं, उनका मनोबल टूट गया है। रोहित, कैसे आप मनोबल, अच्छा मनोबल तो टूटा है, इस बात को भी आप मनोबल टूटा है। पयोधी जी, मुझे तो हैरानी इस चीज पे है, मुझे तो हंसी इस चीज पे आ रही है कि इतना हास्यास्पद, मतलब गठबंधन वो लोग कर रहे हैं, वो पार्टी क्यों नहीं? बसपा में चाहे तो अखिलेश जी शामिल हो सकते हैं या समाजवादी मायावती, एक पार्टी क्यों नहीं बना लेते? तो डर किसके अंदर है? अरे कार्यकर्ता तो भाग के बसपा के एमएलए हमारे ज्वाइन कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर, इनके कार्यकर्ता हमारे में ज्वाइन कर रहे हैं। मतलब एक पार्टी क्यों नहीं घोषित कर देते? ये अलायंस की पार्टी अपना एकमात्र एक सिंबल रख ले। अब महत्वपूर्ण विषय है, डर तो इनके अंदर है, और डर के अंदर अकेला बउआ की आवाज इतनी बंद हो गई है कि उनको कागज पढ़ के बोलना पड़ रहा है। पहली बार अखिलेश यादव जी को कागज पढ़ते बोलना, अगर इधर उधर हो गया। और जो सबसे महत्वपूर्ण, जो पिताजी के नहीं हुए, जो चाचा के नहीं हुए, वो क्या बुआ के होंगे? बुआ को इन चुनावों के बाद समझ में आएगा। और हमें भारतीय जनता पार्टी अपने काम पर चुनाव लड़ रही है, अपनी मजबूती पर चुनाव लड़ रही है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर चुनाव लड़ रही है, और ये लोग मजबूरी में चुनाव लड़ रहे हैं, मजबूरी में, और सबसे बड़ी में अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। इनको एक बात याद दिलाना चाह रहा हूं, संजय अग्रवाल, बिजनेस टुडे जी, देखिए नहीं, मैं बस आपके पास आऊंगी क्योंकि संजय अग्रवाल और अलीमुद्दीन दोनों जुड़े हुए हैं, मुझे उनके पास भी जाना है। संजय अग्रवाल जल्दी से। जी देखिए, ऐसा है, ये आरोप लगा रहे हैं, व्यक्तिगत आरोप लगा रहे हैं जो कि इनको नहीं लगाने चाहिए। अब मुद्दा यह है कि आज की तारीख में तो मोदी जी तो देश के नहीं हुए, वैश्य और व्यापारी जो उनका मेन बेस था उनके नहीं हुए, उनको भी ठग लिया इस देश में। और आज मैं तो चैलेंज करता हूं, जो गठबंधन बना सपा बसपा की मैत्री का, अगर हिम्मत हो तो उत्तर प्रदेश में जो अपने को बेटा बना करके उत्तर प्रदेश में बगैर कुछ काम किए, गदौलिया के जो गड्ढे हैं बनारस के, वो आज भी रो रहे हैं, याद कर रहे हैं, और अखिलेश जी के डेवलपमेंट को याद कर रहे हैं, चाहे भदोही का हो, चाहे बनारस का हो, चाहे पूरे उत्तर प्रदेश का हो। संजय अग्रवाल, मेरा सवाल है यहाँ पर आपसे, चैलेंज है संजय अग्रवाल, जगन्नाथपुरी ना भागे, उत्तर प्रदेश में लड़के दिखाए ना चुनाव। जी संजय अग्रवाल, मेरा सवाल है आपसे कि इस बार, मतलब जब मुलायम सिंह यादव से उनकी आइडियोलॉजी नहीं मिली अखिलेश यादव की, तो पार्टी में कलह हुई। मैं आपसे यह समझना चाहती हूं, तो क्या जो विचारधारा, जो आइडियोलॉजी मायावती की है, उनसे मेल खा जाएंगे अखिलेश यादव? देखिए, आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी हमारे लोगों के पिता तुल्य हैं, हमारे वरिष्ठ हैं और हमारे नेता हैं। और आज अखिलेश यादव जी का जो स्ट्रैटेजी है, जो आइडियोलॉजी है, जो विजन और मिशन है, वो उन्हीं का सिखाया हुआ है। हाँ, उसमें युवा मिश्रण जरूर किया गया है, और आज की तारीख में
उसमें देश का कैसे ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट हो सकता है। शिवपाल यादव को कहां देख रहे हैं ज्यादा से ज्यादा विकास, शिवपाल यादव को कहां देख रहे हैं? आप बताइए, 1074 तरीकों की हत्या मायावती जी के समय में हुई, शिवपाल यादव को आज समाजवादी पार्टी के लोगों ने की है। सरकार नहीं और दिया। आज आपको ये बताना पड़ेगा देश की जनता को कि अखिलेश यादव जी की जमानत सरकार होने वाली है उत्तर प्रदेश के अंदर, इसीलिए गठबंधन करना पड़ रहा है आप लोगों को। संजय अग्रवाल आऊंगे आपके पास। अलीमुद्दीन खान साहब, मैं चैलेंज करता हूं, मेरा चैलेंज है अखिलेश यादव जी को जमानत जब्त होगी, अकेले लड़के दिखाएं, चैलेंज है जमानत जब्त होगी, और हमारा छोटा कार्यकर्ता भी जो कार्यकर्ता ही है वो हरा के दिखाएगा। प्लीज प्लीज, ये आपका मैं तो अकेले लड़के दिखाए, अखिलेश यादव जी चैलेंज कर रहा हूँ मैं, हरा के दिखाओ चुनाव। संजय अग्रवाल, रोहित चहल, ये आपका राजनीतिक मंच नहीं है, सब चैलेंज बाहर करिएगा, यहाँ चर्चा करिए। चैलेंज मुझे कर रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं। अरे चैलेंज अखिलेश जी को है, अकेले लड़के दिखाएं। रोहित आप शांत एक बार मौका, संजय अग्रवाल बैठ के बात करते हैं। संजय अग्रवाल कुछ वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सर। आप लोग पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्यों बार बार ऐसी इमेज बनाना प्रवक्ताओं की कि सिर्फ वो चीखते हैं और बेकार की बातें करते हैं? ऐसी इमेज बनाना ठीक बात भी तो नहीं ना सर, ऑडियंस सुनती है संजय अग्रवाल। ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं, अगर आप लोग चुप नहीं होंगे तो फिर मैं भी यही करूंगी, मैं आप लोगों का ऑडियो डाउन कर दूंगी। मैं आप लोगों को इतनी देर से बोल रही हूँ संजय अग्रवाल, बेकार की बात नहीं सर, प्लीज। बात करते हो चैलेंज, ये राजनीतिक मंच नहीं है, ये चर्चा करने आए हैं, आप यहाँ पर बहस करने के लिए मैं अलाउ नहीं कर सकती। अरे बेकार की बात तो ये कर रहे हैं भाई। ठीक है ठीक है ठीक है। अलीमुद्दीन खान साहब, रोहित प्लीज बिल्कुल मत करिए। अलीमुद्दीन खान साहब, अगर आप मुझे बताइए तो कि बीएसपी ये साफ कह रही है कि एमपी में हमारा साथ उन्होंने नहीं दिया, तो हम अब उन्हें क्यों अपने साथ लेकर चले? तो नाराजगी तो है बीएसपी के अंदर, क्योंकि आखिर तक इंतजार करवाती रही मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बीएसपी को। देखिए, कांग्रेस का रुख आपको सामने आ जाएगा आज ही। मैं तो एक चीज आपको बता देता हूं, जो चुनाव होने वाला है ये होने वाला है बेरोजगार वर्सेस मोदी सरकार। अब जो बेरोजगार है वो बूथ पर मोदी को जूत मारने वाला है। अब ये तो तय हो गया इस देश के अंदर। अब गठबंधन और ये अलीमुद्दीन खान साहब, मैं आपको रोकूंगी यहाँ पे सर। अलीमुद्दीन खान साहब, अलीमुद्दीन खान साहब, सुनिए 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 सर प्लीज। आप एक राजनीतिक विश्लेषक हैं, अगर आप किसी पार्टी का विरोध भी करते हैं आप कीजिए, आप किसी पार्टी के पक्ष में बोलते हैं आप बिल्कुल बोलिए, आपकी आजादी है। आप बस इस गरिमा का ध्यान रखिए कि आप जिस शख्स के लिए बोलेंगे वो फिलहाल मौजूदा देश के प्रधानमंत्री हैं। थोड़ा सा गरिमा बरतिए, उसके बाद आपको किस पार्टी के लिए बोलना है, क्या बोलना है, वो उससे मेरा कोई कंसर्न नहीं। लेकिन प्लीज मैं इस तरह की शब्दावली को अलाउ नहीं कर सकती। देखिए, पहली बात तो बेरोजगार राहुल गांधी चुनाव के बाद होने वाले हैं। अमेठी की जनता राहुल गांधी और सोनिया जी को, अमेठी की जनता, रायबरेली जनता बेरोजगार करने वाली है और जूते मारेगी राहुल को इस बार अमेठी की जनता। आप प्रधानमंत्री के बारे में ऐसी बातें बोलेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने तमाचा मारा राहुल गांधी और कांग्रेस के मुंह पे इस्तेमाल कर रहे हैं जिस तरह से मारे जाएंगे, क्योंकि बेरोजगार जूते मारे। आप लोग कभी बोलते हैं कि शिवलिंग पे जूते मारने के बाद कभी शशि थरूर करते हैं, आज ये लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं। जनता जवाब देगी, जनता जूते मारेगी आपको। और मोदी सरकार में सिर्फ मोदी नहीं होते हैं, बिल्कुल बेरोजगार राहुल गांधी होने वाले हैं इस बार। और सरकार ने बेरोजगार, ठीक है, आप भी वही कर रहे हैं जो रोजगार नहीं दिया, आप लोग समझ नहीं करते। तो मैंने राहुल मारेगा, बेरोजगार तो मारेगा। रोहित, मैंने भी वही बात कही, उसीलिए उनको मैंने इंटरप्ट किया है। तो आप बीच में वही कर रहे हैं फिर जो वो कर रहे हैं। एक बता दीजिए, एक मेक इन ठीक है, मेरा सवाल आपसे नहीं था रोहित चहल, मेरा सवाल आपसे नहीं था। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अभी शांत रहेंगे। अलीमुद्दीन खान साहब, आप अपनी बात पूरी करिए और समझाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि लोग सुनते हैं आपको सर, ऑडियंस सुनती है। इस तरह की भाषा मत बोलिए। नहीं, देखिए प्रदीप जी, मैंने मोदी जी के लिए नहीं बोला है, मैं आपको क्लियर कर देता हूं। मैंने बोला है सरकार, मोदी सरकार और बेरोजगार के बीच में ये इलेक्शन होने जा रहा है, और जो बेरोजगार है वो बूथ पर जूते मारने वाला है। ये स्थिति देश के अंदर पैदा हो गई है। अब गठबंधन तो होंगे, जब मल्टी पार्टी सिस्टम है तो गठबंधन तो होते हैं। मल्टी पार्टी सिस्टम होता के लिए, कोई टू पार्टी सिस्टम तो देश में है नहीं। सर, 14 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन के तहत रोजगार दिया गया है। मोदी जी ने कहा कि जॉब सीकर ना बने युवा, जॉब क्रिएटर बने, नए नए आइडियाज लेकर आए। अरे सर, आप एक बात बताइए, 2 करोड़ आवास योजना बनती है, प्रधानमंत्री आवास बनते हैं, तो कितने युवाओं को रोजगार मिला होगा? जब 9 करोड़ शौचालय बनते हैं, उनको बनाने के लिए कितने युवाओं को रोजगार मिला होगा? जब 27 किलोमीटर सड़कें देश के अंदर बन रही हैं, तो कितने युवाओं को रोजगार मिला होगा? अरे आज देश की जनता को गुमराह करना बंद कीजिए। राहुल गांधी जी अब बेरोजगार होने वाले अमेठी से, अब उनके पास रोजगार नहीं रहेगा राहुल गांधी जी के पास, और देश की जनता इस बार जवाब देने वाली है आप लोगों को। पोलियो ड्रॉप फैलाई है, पोलियो ड्रॉप हुई है। अब समय दिया मैंने आपको, आप शांत हो जाएंगे। अलीमुद्दीन खान साहब, अलीमुद्दीन खान साहब, अलीमुद्दीन खान साहब,
अब आप रोजगार और विकास के मुद्दे पर बात मत करिए। पॉलिटिकल एनालिस्ट है, शोभा नहीं देता आपको। मुझे आप सिर्फ ये बताइए कि 2017 में नकार दिया दोनों लड़कों का साथ, उसमें कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया गया, तो अब फिर क्यों ये दोनों पार्टियां कांग्रेस को साथ लाकर अपना नुकसान कराएंगी? सीधे प्रश्नों का सीधा जवाब दीजिए ना आप लोग। देखिए ये गठबंधन जो है यूपी, मैं आपको सीधा जवाब देता हूं। अभी कुछ देर बाद आपको कांग्रेस की जो स्टैंड है वो पता चल जाएगा। वहां मीटिंग चल रही है लखनऊ में, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, जो भाई बैठे इनको भी पता है। वो स्थिति आपको पता लग जाएगी। मैं उस पर बोलना नहीं चाहता हूं अभी, लेकिन एक चीज तय है कि बीजेपी की हार तय है इस देश के अंदर। कहीं जब यूपी और बिहार में बीजेपी नहीं जीत रही, लाल के हसीन सपने देखिए, यहाँ पर हार गई है। एक तरफ जनता है, एक तरफ गठबंधन खड़ा है। तो अरे भैया आप बताइए ना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में क्या होने वाला है आपका? आप ये बताइए कि आपका क्या हुआ पूरे देश के अंदर? दो ड्रॉप की कांग्रेस उत्तर प्रदेश के अंदर। अरे भैया साथियों ने पोलियो की पीलो, बसपा के जो गठबंधन है पहली बार त्रिपुरा के अंदर क्या हुआ? अभी इलेक्शंस के अंदर, लोकल बॉडी के अंदर, आप असम के लोकल बॉडी इलेक्शंस के अंदर अभी क्या हुआ? उसके बाद हरियाणा के अंदर क्या हुआ? जम्मू कश्मीर के अंदर क्या हुआ? बताइए देश की जनता को। समय इतना ही था। शुक्रिया आप सभी लोगों का। लेकिन एक बात तो साफ हो गई है रोहित, चाहे आप हो, फिर चाहे अलीमुद्दीन खान साहब हो, चाहे फिर और कोई और पार्टी का नेता ही क्यों ना हो, 2019 का शंखनाद पार्टियों ने किया चुनावी मंच से। आप लोग चैनल से तो मत करिए, कम से कम चर्चा करने आते हैं, सिर्फ चर्चा किया कीजिए। इस चर्चा में इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ।